हम लोगों ने स्टार्ट किया था जैव अणु। जैव अणु में हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? हम लोगों ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ लिए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एक एक एग्जाम्पल कर लिए, उनके बारे में मैंने पढ़ा दिया, लिखा दिया। वहां तक कोई भी दिक्कत? जी भैया, ड्रग्स नहीं, मैंने ड्रग्स के बारे में ये कहा था, मैं पुनः बता दूंगा। तो ड्रग्स आप देखिए आपके नोट्स में लिखी हुई होंगी। 2 ड्रग्स मैंने आपको पढ़ाई थी। एक थी विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन मैंने बताया किससे प्राप्त होगी आपको? सदाबहार। फिर मैं आपको सदाबहार का प्लांट दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे धोखा दे दिया था। रोज का ड्रामा नहीं चलेगा, ये लेक्चर घंटी बजने के बाद आना। आप नाश्ता करें, आप घर से पैक करा के लाएं। आप कल भी लेट थे, आज भी लेट हैं, और ये अंतिम दिन है। आइए, ये सर्च इंजन को कुछ हो गया है। इसको परमपिता परमेश्वर बड़ा करेंगे, हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं। हम पे कहीं और एक्सप्लोरर है, सुना है हमने। तुम कौन हो? सॉन्ग आ गया? अच्छा, वो खुला नहीं यार, पहले तो सर्च इंजन इसमें ही था। तो मान लो कि तुम लोग को सदाबहार पता है। कहीं पे क्रोम है, गूगल क्रोम। मन नहीं कर रहा है, इन्हीं चीज़ों में मैं बहुत मक्कार हूँ। ऑफिस आउटपुट, इसमें कुछ और हुआ है। पहले तो इसमें एकदम से खुल जाते थे। चलो थोड़ी देर में देख लेंगे। ये देखा होगा, ये प्लांट देखा है, ये फ्लावर। तो इसकी पत्तियों वगैरह से जो दवाई निकलती है उसको बोलते हैं विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन कोशिकाओं के विभाजन को रोक देता है। विभाजन को कैसे रोकेगा? वो माइटोसिस नहीं होने देगा। तो कैंसर कोशिकाएं अथवा ट्यूमर कोशिका में लगातार विभाजन होता है अनियंत्रित, तो कोशिका विभाजन होने ही नहीं देगा। तो कोशिका विभाजित हो नहीं पाएगी, मतलब कैंसर के प्रति रोकथाम हो जाएगी। तो जो भी कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें बेसिक मेडिसिन विनब्लास्टिन को यूज किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरी की थी कुरकुमिन। कुरकुमिन हम लोग को मिलती है किससे? हल्दी के प्लांट से। हल्दी की जो आप खाते हैं उससे मिलती है। क्या है ये? एंटी इंफ्लामेटरी है। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, कोरोना काल में लोगों को रिकमेंड किया गया कि गोल्डन मिल्क को कंज्यूम करिए, गोल्डन मिल्क पीजिए। व्हाट इज गोल्डन मिल्क? हाँ, हल्दी वाला दूध। आपने दूध में 2-3 चुटकी हल्दी डाल दी, जब उसको चम्मच को घुमाओगे तो पीलापन आ गया, उसी को गोल्डन मिल्क कहा जाता है। अब वो जब गले से पास होगा तो आपका एक्चुअली में लंग्स में इन्फ्लामेशन है, तो हल्दी के अंदर से कुरकुमे निकल के ब्लड में गया, ब्लड से होता होता रक्त में पहुंचेगा, रक्त से पहुंचेगा फेफड़ों में, फेफड़ों में ये एंटी इंफ्लामेटरी का कार्य करेगा। जो सूजन है, प्रदाह है, जो दर्द है, उसको दूर करेगा। इसीलिए कोरोना से राहत मिलती थी। ठीक है, तो इन 2 मेडिसिन को आपको दिया गया था। क्लियर? आप आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों ने वादा किया था एनसीईआरटी लाएंगे, सभी पे है? कोई ऐसा प्राणी एनसीईआरटी विहीन हो? नहीं, आप तो नए आए हो बेटा। सभी पे एनसीईआरटी है? डॉक्टर अजय, एनसीईआरटी कहाँ है? कहाँ है? निकालिए। एनसीईआरटी में अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट को करा रहा हूँ।
क्योंकि मेरा मन कर रहा है पढ़ाने का, और ये एनसीईआरटी अंडरलाइन कराना देर का काम हो जाएगा। देखो कहाँ गायब हो जा रही लड़की। साथ में तो चैप्टर टिश्यू है। पता ही नहीं कौन से कीड़े लग गए हैं एनसीईआरटी में। पहले ये बड़ी हो जाती थी, अब बड़ी होने का भी पॉइंट वो नहीं दिख रहा है मुझे। लैपटॉप में नए नए वो आते हैं ना, क्या होते हैं, अपडेट के बाद ये बर्बाद। हाँ अभी तो सही। हाँ मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊंगा, बस वो नहीं आ रहा है इसमें। मैं इसकी अंग्रेजी बाँच रहा हूँ, जहाँ बोलूँ वहाँ अंडरलाइन कर दीजिए, अपनी हिंदी जो भी कर रहे हैं। द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइज देम। जो केमिस्ट्री का एस्पेक्ट बता रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उसको पृथक्करण करेंगे, स्मॉल हो या बिग मॉलिक्यूल्स हो, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो उनको सिंथेसाइज करके संश्लेषित करके देखेंगे। केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग से ज्यादा मतलब नहीं है इसका। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, etc. For a reason that are given in section 9.10, we can call these biomolecules as metabolite. क्या कह रहे हैं, अगर हम ऐसे बायोमोलिक्यूल्स की जैव अणुओं की लिस्ट बनाएं तो हम लोग को हजारों की संख्या में कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे, जिनमें अमीनो अम्ल, शर्कराएं इत्यादि हैं। इनकी जो पूरी तालिका है, इसमें से कुछ आपको 9.10 सेगमेंट में दिए गए हैं, उनको बोलते हैं उपापचयज अथवा मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट मैंने पढ़ाए थे, उपापचयज यहीं से स्टार्ट किया था। इन एनिमल टिश्यूज वन नोटिस दैट प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरीज फॉर कंपाउंड शोन इन फिगर 9.1। जो जंतु ऊतक के लिए ऐसे जो आपके जैव अणु हैं उसको फिगर 9.1 में दिया गया, उसमें न्यूक्लियोसाइड वगैरह बने हुए हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट, इनको प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। However, when one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these called primary metabolites, that is alkaloid, flavonoid, rubber, essential oil, antibiotics. यदि कोई एक पादप कोश का पादप को या कवक को अथवा जो सूक्ष्म जीवधारी की सेल हैं उनको अगर एनालाइज करे, उनका विश्लेषण करे, तो उसको हजारों की संख्या में ऐसे यौगिक प्राप्त होंगे जो प्राथमिक उपापचय से अलग हैं। जैसे एल्कोलॉइड प्राप्त होगा, फ्लेवोनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल अथवा एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम्स, गोंद वगैरह, स्पाइसेस, मसाले इत्यादि। These are called secondary metabolite, इनको द्वितीयक उपापचय कहते हैं। While primary metabolite have identifiable function and play known role in normal physiological process, जहाँ यद्यपि प्राथमिक उपापचयों का जो नॉर्मल सामान्य फिजियोलॉजी कार्यकी की क्रियाओं में एक ज्ञात रोल पता है कि वो क्या करते हैं, वहीं we do not know at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites in host organism। वहीं जो ये secondary metabolite है, द्वितीयक उपापचय हैं, इनका जिन कोशिकाओं में संश्लेषित हो रहे हैं उनमें इनका कोई भी रोल हम लोग को नहीं पता है। ये अंडरलाइन कराया था मैंने, नॉन आइडेंटिफिएबल फंक्शन ज्ञात नहीं है। However, many of them are useful to human welfare। इनमें से बहुत सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए यूज होते हैं, जैसे रबड़ है, औषधियाँ हैं, मसाले हैं, खुशबूदार पदार्थ हैं, पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ द्वितीयक उपापचयों की पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंस, दैट इज महत्ता होती है। इन द लेटर चैप्टर, ये छोड़ो, अब ये इंपॉर्टेंट है ये वाली टेबल। एल्कोलॉइड की कैटेगरी में मॉर्फिन, कोडीन, पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिमजिसिन, लैक्टेंस, कॉन्कैनावालिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज, ये सारे मैंने आपको कवर करा चुका हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है टेबल में से कि या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट पहचानने को दे देगा या इनमें से किसी एक श्रेणी के दे देगा।
4 दे देगा, 4 में से 2 एक श्रेणी के होंगे या 3 एक श्रेणी के होंगे, उनमें से कहीं ना कहीं आपको पहचानने को दे देगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आज एग्जैक्टली बायोमोलिक्यूल के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होंगे। कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या पता है आपको इसके बारे में? चलो बेटा अभी स्टार्ट करो बताना। कार्बोहाइड्रेट्स, खड़े हो जाओ, बताओ क्या पता है। पता है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने के लिए तो हम है ना। पता है कुछ भी? जो भी ज्ञात है वो बता दो, बता दो, समय निकल जाएगा। वेरी गुड। और सुबह से कुछ खाया है कार्बोहाइड्रेट? क्या? पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं। असंभव है कि नहीं? तुमने क्या व्रत है आज? कुछ खाया? क्या खाया है? आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में। रोटी खाई होगी गेहूं में। हाँ, सेल्यूलोज को मत गिनना, सेल्यूलोज आपको पचता नहीं है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, स्टार्च का पाचन होगा। तो आपने जो गेहूं की रोटी खाई उसके अंदर स्टार्च है, स्टार्च का पाचन होगा, ग्लूकोज मिला जिसकी वजह से एनर्जी मिली, जिसकी वजह से तुम आंसर दे रही हो, वरना आंसर भी नहीं दे रही होती। चावल, चावल में भी स्टार्च। तो ऐसा कोई भी चीज संभव नहीं होती है जो नॉर्मली हम लोग खाएं उसमें सेल्यूलोज ना हो, सॉरी कार्बोहाइड्रेट ना हो। क्लियर? बैठो। तो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, हम जो भी खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट क्यों बोले गए? क्यों इनको कुछ और नहीं बोल दिया गया? क्यों इनको कुछ और नहीं बोला गया? ये कार्बोहाइड्रेट क्यों है? जो पुराने जमाने की डेफिनेशन थी उस परिभाषा के अनुसार दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट बोला गया। हाइड्रेट्स का मतलब CHO, ये ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है, यौगिक है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन प्राप्त होगी, उससे बने हुए यौगिकों को क्या बोला गया? कार्बोहाइड्रेट। ये पुराने जमाने की डेफिनेशन है। अगर और ज्यादा रिफाइंड डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? ये है सर सेलुलोज का क्या बताया आपने? बेटा अभी आगे सब बताऊंगा। सेलुलोज का आपको पाचन नहीं होता ये बताया था, ठीक है? यह है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उनके व्युत्पन्न या उनके, उसको देख के मुस्कुराई जा रही, मुस्कुराई जा रही, क्या चक्कर, क्या हुआ? या उनके बहुलक होते हैं। ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको टफ लग रही होगी अभी याद करने के लिहाज से। क्या बोल रही है डेफिनेशन? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? OH ग्रुप। फिर क्या बोल रही है? एल्डिहाइड या कीटोनिक डेरिवेटिव कीटोन्स हैं, या उनके व्युत्पन्न मतलब उनसे बने हुए कोई पदार्थ होंगे, या उनके बहुलक होंगे, एक साथ बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे पॉलीमर, जिनको बहुलक बोलते हैं, वो बन जाएंगे। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है ये केवल 2 ही श्रेणी के हो सकते हैं, या तो ये एल्डिहाइड वाले होंगे या कीटोन वाले होंगे। ये क्लियर हुआ? कार्बोहाइड्रेट 2 ही तरीके के, एल्डिहाइड या कीटोन। तो इनको 2 श्रेणी में बांटा जाता है, यह है
एल्डोजिस व कीटोसिस की श्रेणी में विभक्त होते हैं। एल्डोजिस क्या है बच्चों? एल्डोजिस दैट इज एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो एल्डोजिस कौन सी शर्करा हैं? ये है वह शर्करा हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। यहाँ पे जो आपको एल्डिहाइड समूह मिलेगा, CHO ग्रुप मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? टर्मिनल पे। ये कभी भी भीतर नहीं मिलेगा। जब भी इसकी चेन देखेंगे तो टर्मिनल क्या मिलेगा? एल्डिहाइड ग्रुप। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज, जैलोज, राइबोज इत्यादि। तो एक कैटेगरी क्लियर। दूसरी है कीटोसिस। यह वह शर्करा हैं जिनमें कार्बन श्रृंखला के भीतर कीटोन समूह उपस्थित होता है। उदाहरण फ्रक्टोज, जैलुलोज, रिबुलोज एटसेट्रा। उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। तो एल्डोजिस और कीटोसिस नाम की दो शर्कराएं हैं। शर्कराएं केवल एल्डोजिस हो सकती हैं, कीटोसिस हो सकती हैं, या उनके व्युत्पन्न या उनके पॉलीमेरिक सब्सटेंस दैट इज उनके बहुलक हो सकते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। एनसीईआरटी में कुछ नहीं मिलेगा जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आज और कल जो पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये एनसीईआरटी के बाहर चलेंगे अभी हम लोग। अब ये तो हो गया इसका मॉडर्न डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अब अलग से दो श्रेणी हैं, ये मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, वो केमिकल के अकॉर्डिंग है। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स और लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में बच्चों मिलेंगे आपको मोनोसैकेराइड्स। इसकी हिंदी इंग्लिश यही रहेगी, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड ही होता है। मोनोसैकेराइड्स के व्युत्पन्न डेरिवेटिव होते हैं। व्युत्पन्न
और ओलिगो सैकेराइड्स। ये 3 कैटेगरी मिलेंगी आपको स्मॉल कार्बोहाइड्रेट में, और लार्ज कार्बोहाइड्रेट में केवल एक कैटेगरी मिलेगी, पॉलीसैकेराइड्स। केवल कौन सी कैटेगरी मिलने वाली है? पॉलीसैकेराइड। अब स्मॉल कार्बोहाइड्रेट से मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो इतनी चीज़ें पहले नोट डाउन कर लें। ये बेसिक चीज़ें थी कार्बोहाइड्रेट की, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। अरे अय्यर का शतक हुआ नहीं हुआ आज? श्रेयस अय्यर का टेस्ट मैच चल रहा है ना? अरे मैं सब कुछ देख लेता हूँ भाई। जडेजा की 50 और अय्यर 75 पे।
लिख लिया? तो तुम्हें एडमिशन के समय क्या बताया गया था? बैच कब से शुरू हो रहा है बेटा? श्रद्धा, क्या बताया गया था? 18 ऑफ दिस मंथ। तुम तो 18 नवंबर को तो बैच शुरू हुआ है। वो अलग चीज़ थी, 18 को बैच स्टार्ट हुआ, ये बैच 18 का ही है, RM टेट हाइब्रिड। हाइब्रिड तुम लोग को कब? अरे तो दिवाली से एक आध दिन पहले ही तो स्टार्ट हुआ था ये। दिवाली की छुट्टी कब से पड़ी? 1 या 2 क्लास ली थी मैंने, उसके बाद दिवाली की छुट्टी पे थी, उसके बाद तो 18 को ही तो आया था मैं। हाँ बस पॉली है बेटा, उसमें अंतिम वही है, नीचे अंडरलाइन है। ऑल गो अभी तो सब पढ़ेंगे। तुम कब जा रहे हो? जी सर, संडे को। पक्का? ऑनलाइन क्लास लोगे? जी सर। तो जाइए क्यों रहे? सर इस समय पेपर कौन देगा? वेरी गुड। मोबाइल लेके जाना, वहीं बैठ जाना सेंटर के बाहर। चले आगे बढ़े। सिंह साहब का हो गया, मतलब सबका हो गया होगा। अब स्टार्ट करेंगे स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी पहली कैटेगरी मोनोसैकेराइड्स। यह सरलतम शर्करा हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ? जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करोगे तो जल अपघटन से बनने वाला जो सबसे छोटा कंपाउंड होगा वो ये मोनोसैकेराइड के फॉर्म में होगा। अर्थात इसके आगे इसका ऑक्सीडेशन तो संभव है, लेकिन जल अपघटन से इससे छोटा मॉलिक्यूल बनना संभव नहीं है। जैसे आपने आज जो भी रोटी दाल सब्जी खाई, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था, जब पाचन हो गया होगा तो जल अपघटन से जो अंतिम पदार्थ बने होंगे या तो ग्लूकोज होगा या फ्रक्टोज होगा या गैलेक्टोज होगा। तो ये सरलतम अणु होते हैं, उनको सरल शर्करा कहा जाता है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हैं, वो तो नॉर्मली आपके हैं। ये किसी भी जो कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं शर्करा, शर्करा को अंग्रेजी में बोलते हैं सैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड मतलब एक शर्करा, इसमें शर्करा का केवल एक मॉलिक्यूल है। यह सरलतम शर्करा है। इनका जल अपघटन इससे आगे संभव नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा या सैकेराइड्स भी कहा जाता है तथा इनमें सिर्फ एक ही शर्करा इकाई होती है। शर्करा की इकाई कितनी है? केवल ओनली एंड ओनली वन शर्करा की इकाई है। दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड। इनका सामान्य सूत्र
CnH2n होता है इनमें कार्बन 3 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। कार्बन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ट्राइओजेस। ट्राई मतलब 3, तो इसमें कार्बन कितना 3, तो इसमें 3 कार्बन शुगर। एग्जाम्पल 3 कार्बन वाली शुगर का नाम बताओ दोस्त। TR01 बताओ, क्या नाम बताया? शिव नाम है ना, तो खड़े होके बताते क्यों नहीं? कुछ फेंक के मार दूं यहां से? बताओ ट्राइओसिस का एग्जाम्पल पता है नहीं पता है? बैठ जाओ, तुम बताओ दोस्त। अबे खड़े हो जाया करो, मार दूंगा मैं किसी दिन पे। नहीं पता ना, बैठो। श्रद्धा सुमन, श्रद्धा, हाँ। तुम तो बताना चाहिए जितना मुझे उम्मीद है। हिंट दे दूं? हिंट दूं? जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें बीच में कहीं बन रहे हैं ये। हिंट ऐसा तो नहीं है ग्लाइकोलिसिस समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ, उसमें बीच में बनेगी कहीं। बताओ तुम कौन से बाज हो? सहबाज, हाँ। और कह रहा है ये थोड़ा पूछा था 2 बताएंगे। उसका एक भाई और है, साइड में बना था, एल्डोजिस ने कन्वर्ट किया था। DHAP फुल फॉर्म बताओ। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के बीच में। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज का विघटन। किसमें? पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल में विघटन आपने पढ़ा होगा किसमें? श्वसन में, प्लांट श्वसन में। कार्बन जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6, C6H12O6। तो 6 कार्बन वाला ग्लाइकोलिसिस के बीच में 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में सेपरेट होगा। एक को बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो दोनों ही 3 कार्बन वाले हैं। कौन कौन एग्जाम्पल हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाले हैं। तीन के बाद टेट्रोजिस में 4 कार्बन शुगर है, ये 4 कार्बन हो गए। एग्जाम्पल एरिथ्रोज फॉस्फेट। जब आप केल्विन साइकिल पढ़ेंगे, C3 साइकिल पढ़ेंगे, उसमें ये बीच में बनते हैं, तो केल्विन साइकिल के प्रोडक्ट हैं ये। थर्ड 4 के बाद पेंटोजिस शर्करा में कार्बन कितने? 5 कार्बन शुगर। एग्जाम्पल ये आपको पता होने चाहिए। बोलो दोस्त, तुम्हारा पेपर है इसलिए तुम बताओ। पंच कार्बन शर्करा नहीं बताओगे तो लैपटॉप मार दूंगा खोपड़े में, मार दूं। वेरी गुड। ऑनलाइन वालों से पता है मैं कभी एग्री नहीं करता, मतलब एग्री करता हूँ
पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पूछने के संग ही गूगल देवता जग सकते हैं और गूगल देवता आपको सब बता देंगे। तो मैं भरोसा केवल ऑफलाइन वालों पे करता हूँ इस समय। इसने कुछ बताया सुनाई आया तुम्हें? बैठो, तुम्हारे जीने का आधार है वो, किसी करने का नाम नहीं है। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से तुम्हारे अंदर? अरे न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं तुम्हारे अंदर? पत्थर ला के रखूंगा कल यहाँ। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं सिंह साहब जी? अरे न्यूक्लिक एसिड बता। राइबोस न्यूक्लिक एसिड है तो शुगर है, अभी पढ़ाई मैंने। तुम्हारी शरीर में न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से हैं? तुम्हारे शरीर में कौन कौन से हैं बेटा? कहीं से जहर की व्यवस्था करो, खा लें हम। डीएनए आरएनए दो ही तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं किसी भी जीवधारी में। वायरस के केस अलग है, उसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, वरना कोई भी जीवधारी हो डीएनए आरएनए होगा। बैठो, डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पता है? बतानी पड़ेगी, बता डीएनए की। तो यहाँ पे डीऑक्सी कौन है? डीऑक्सी राइबो, तो शर्करा है 5 कार्बन वाली। तो यहाँ पे शर्करा कौन कौन सी बच्चों? एक तो राइबोस और एक डी ऑक्सी राइबोस। ये दो शर्कराएं 5 कार्बन वाली, हम लोग के डीएनए आरएनए का आधार यही है। यहीं से आपका डीएनए आरएनए बनना स्टार्ट होता है, अर्थात आपका शरीर का जो भी निर्माण हुआ, जो भी आपकी बॉडी बनी, उसके पीछे ये शर्करा है। फिर चलते हैं हम लोग, इसके बाद कौन सी मिलेगी हम लोग को? एक्सोसिस, अर्थात कार्बन कितने? 6 कार्बन। 6 कार्बन वाली शुगर कौन कौन सी? जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज इत्यादि। 6 के बाद हेप्टोसिस, 7 कार्बन की शर्करा। एग्जाम्पल केवल एक ही याद रखना है, सीडोहेप्टिलोज। 7 फॉस्फेट, ये भी कैल्विन साइकिल में बनता है। कैल्विन साइकिल में 7+3 के 2 अणु बनते हैं। तो ये हम लोग के अलग अलग प्रकार की शर्कराएं हो गई। शर्करा क्लियर। मोनोसेक्राइड की बात केवल और केवल अभी हम लोगों ने क्या पढ़े हैं? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सभी कैसी हैं? क्रिस्टल बनाती हैं। सफेद रंग की जल में अत्यधिक घुलनशील कैसी हैं? मीठी शर्कराएं हैं। आपने ग्लूकॉन डी का पाउडर चखा होगा, सफ़ेद रंग का पाउडर आपने देखा होगा। सफ़ेद रंग का पाउडर पूरा का पूरा क्या है? ग्लूकोज है। तो आपने शक्कर देखी, शक्कर की वो देखी, क्रिस्टल्स देखे, सारा का सारा ग्लूकोज गन्ने से बना हुआ। तो ये हो गए इनके जनरल कॉन्सेप्ट। अब जो सर्वाधिक मीठी शुगर, सबसे मीठी शर्करा कौन सी? सबसे मीठी शर्करा? अरे मोनोसैक्राइड की बात कर रहे हैं भाई। फ्रक्टोज, इसको और क्या बोलते हैं? फल शर्करा। और क्या बोली जाती है? फल शर्करा।
या लेबुलोज, और क्या बोली जाती है? लेबुलोज शर्करा। दुनिया की सर्वाधिक मीठी चीज क्या है? अरे दुनिया की सर्वाधिक मीठी चीज क्या है? बोल ही नहीं रहे, कैसे मुर्दा खाने में जैसे पढ़ा रहा हूं मैं। तेज से बोलो यार। नहीं है, तभी तो इतनी देर से बुलवा रहा हूं। मोनेलिन, वो एक प्रोटीन है। जब मैं बोलूं संसार का सर्वाधिक मीठा चीज क्या, तो या तो मेरा नाम ले लेना या मोनेलिन ले लेना, उतने ही स्वीट है। ठीक है, मोनेलिन प्रोटीन है। अब क्वेश्चन पूछे संसार की सर्वाधिक स्वीट शर्करा कौन सी है? शर्करा में फ्रक्टोज है भैया। अब क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आपको कहां घुमा सकता है? शर्करा लगा है तो फ्रक्टोज, शर्करा नहीं लगा है तो मोनेलिन। इनसे ज्यादा मीठी तो सैक्रीन होती है। सैक्रीन कहां पे यूज होती है? जो बड़े बड़े भंडारों में नहीं वो शरबत पिलाते हैं, उसमें 1 ड्रम पानी 2 चुटकी सैक्रीन, और वो झंझना के मीठा हो जाता है पानी। लेकिन सैक्रीन कार्सिनोजेनिक है, ये माना जाता है कि कैंसर कर सकती है। तो ऐसा शरबत अरबत पीना गलत है। जैसे नहीं, छोटे में आप सभी ने वो आइसक्रीम खाई होगी 98 या 1 रुपए वाली, 50 पैसे तो मेरे ख्याल से नहीं चलते होंगे तुम लोग के बचपन में, हमारे में चलते थे। तो 50 पैसे की आइसक्रीम आती थी दर सैक्रीन की बनी हुई, उसमें जो ऑरेंज फ्लेवर है वो भी फ्लेवर पड़ा, सारी चीज़ें घटिया, और उससे बनी हुई आइसक्रीम है। तो 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये वाली आइसक्रीम सारी की सारी सैक्रीन वाली, स्वाद के चक्कर में जान चली जाएगी। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर या डेक्सट्रोज भी कहते हैं। अब तुम लोग को एक प्रैक्टिकल कराता हूं। जब तुम लोग एमबीबीएस में पहुंच जाओगे, पहुंचोगे ना अगले साल, एमबीबीएस फर्स्ट, हंस रहा है ना, लाइक पढ़ क्यों रहा है फिर? एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट लगेगा बायोकेमिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आपको प्रैक्टिकल में करना क्या है? एक आपको लेनी है परख नली, इसमें एक सॉल्यूशन डालना पड़ेगा आपको, 1 विलियन है उसका, अबाउट 10 ml ले लिया आपने। ये जिस रंग का बना रहा हूं उसी रंग का होता है वो। इसका नाम है बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। इसका नाम क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब इसमें मिलाना पड़ेगा 0.5 ml मूत्र। इसमें क्या मिला दिया गया? यूरिन। इसके पश्चात इसको किया हीट अप, गरम करते हैं। जब इसको गरम करेंगे तब क्या मिलेगा भैया? गरम करने के पश्चात यह ग्रीन से कलर का हो गया है। कैसे कलर का हो गया है? ग्रीन सा कलर। तो ये प्रैक्टिकल में हुआ क्या आखिर? मूत्र डाला, गरम किया, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। तो प्रैक्टिकल में हुआ क्या है और क्यों आपको कराया जाएगा ये? मूत्र यूरिया पता कर रहे हैं, खाद लगानी होगी ना क्यारी में। नहीं नहीं, गधे का। तुम तो वो पढ़ने जाओगे ना पशुपालन, तो एमबीबीएस में भेज रहा हूं तो किसका मूत्र यूज करेंगे? एमबीबीएस आपको किसके बारे में सिखाते हैं? एमबीबीएस में जानवर के बारे में सिखाते हैं? कौन सी एमबीबीएस है भाई ये? जी खतरनाक बातें कर रहे हो। अब इसमें लिखूं इंसानी मूत्र? ह्यूमन का मूत्र यूज किया गया। अब बताओ करा क्या गया आखिर? इस प्रैक्टिकल से पता क्या लगा? इस प्रैक्टिकल से पता क्या लगेगा?
हे राम, केमिस्ट्री पढ़े लिखे हो कि नहीं? केमिस्ट्री पढ़े लिखे हो कि नहीं? थोड़ी बहुत तो पता क्या लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें Cu2 प्लस आयन होते हैं, यहाँ पर यह Cu2 प्लस Cu प्लस में परिवर्तित हो गए हैं, अतः सॉल्यूशन का रंग परिवर्तित हो गया है। अब कुछ पल्ले पड़ी हैं? क्या पल्ले पड़ गई भाई? क्या पल्ले पड़ गई तुम लोग के? कम हो गया तो बस ये तो हमें इससे मिला क्या? कॉपर 2 प्लस को 1 प्लस करके मिला क्या? रंग परिवर्तन। खुश हो गए, घर पे कलर पेंट कराना है ना? क्या बातें कर रहे हो भाई? अब इसमें हुआ क्या, ये यहां से यहां जो परिवर्तन हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि मूत्र में कोई रिड्यूसिंग हिंदी में अपचयकारी शर्करा उपस्थित है, क्योंकि उनके फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ही Cu2 प्लस को Cu1 प्लस में परिवर्तित करते हैं। तो क्या पता लगा, मूत्र में कोई अपचयनकारी शर्करा मौजूद है जिसमें क्षमता है Cu2 प्लस को Cu1 प्लस बनाने की। तो मूत्र में एक्चुअली में यहाँ पे प्रेजेंट कौन है? मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित है, और अगर मूत्र के सैंपल में ग्लूकोज मिला है तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो रोगी है जिसका मूत्र लिया गया वो डायबिटिक है, उसको क्या हो रखा है? मधुमेह हो रखा है। तो मधुमेह के केस में जब शरीर में शर्करा ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन होती है, शर्करा मूत्र में निकलने लगती है। आपने सुना ही होगा, मधुमेह बोलते ही इसीलिए, मधु मतलब मीठा, मह मतलब जो आपका उत्सर्जन में निकल रहा है, तो मीठी चीज उत्सर्जन में निकली इसलिए मधुमेह बोला गया। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कि कोई मरीज डायबिटिक है कि नहीं है। अब समझ में आया? तो इसीलिए आपको एमबीबीएस में कराया जाएगा, जो आपको पेशेंट्स हैं उनके शुगर की उसको देखना है, क्वालिटी को, उसके थ्रू भी आपको बहुत सारी बीमारियों के आइडिया आएंगे। तो अगर किसी भी रोगी के मूत्र को परीक्षण में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उसके मूत्र में शर्करा निष्कासित होने लगी है और वो बंदा कैसा है? मधुमेह से ग्रसित है। अब फाइंडिंग क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का आपके। तो अब इसको बनाइए, क्योंकि इसको यहीं तक पढ़ाऊंगा जो आपके डायरेक्ट मोनोसैकेराइड निकल कराऊंगा मैं। 8-10 प्रैक्टिकल आपके एमबीबीएस के यहीं से करा के भेजूंगा आपको, बशर्ते आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे इस साल।
तो 2 जो नए बालक आए हैं, समझ में आया बेटा जो पढ़ा रहे हैं? आपको आ रहा है समझ में? आज आप लोग RM10 से RM8 से आगे निकल गए। उनकी क्लास लूँगा नहीं अभी मैं, कल और आगे निकल जाओगे आप लोग। भेज देता हूँ, लिख लेना आराम से, पूरा तो लिख नहीं पाओगे, है ना? हो गया सर। बेटा अभी तो बहुत सारा बचा है, इसको भेज दे रहा हूँ, ठीक है? कन्वर्ट करता हूँ, भेज दे रहा हूँ, आराम से घर बैठ के लिख लेना। आप लोग को ग्रुप में ऐड किया गया है न्यू स्टूडेंट्स को? अरे नए बालकों, RM10 में आप लोग ऐड हुए हो कि नहीं हुए अभी तक? तो नोट्स कैसे प्राप्त होंगे आपको? अच्छा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की जगह फैलिंग सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं इसमें, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार इसका। बेनेडिक्ट अथवा फैलिंग सॉल्यूशन दोनों ही कॉपर पे बेस्ड सॉल्यूशंस हैं आपके। जब तक आप लोग ऐड नहीं हो रहा, आप इनमें से किसी का नंबर ले लो, आप किसी बॉय का नंबर ले लो, उनसे आप नोट्स प्राप्त कर लें। पुराने नोट्स चाहिए तो मेरा नंबर कहीं से प्राप्त कर लें। घंटी बज गई, आप जा सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। धन्यवाद इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों, बाय, थैंक यू।